दोस्तों आज हम 7th क्लास का 16वां चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है पूष की रात। यह एक कहानी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेखक का परिचय। लेखक का परिचय। मुंशी प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट लमही नामक गांव में 31 जुलाई 1880 को हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। ये विद्यालय में अध्यापक, निरीक्षक और प्रबंधक पद पर आसीन रहे। इनकी कई कृतियां, पद, यादगार फिल्में भी बनी हैं। गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला प्रज्ञा, रणभूमि, कायाकल्प आदि इनके मुख्य उपन्यास हैं। इन्होंने हंस और माधुरी नामक पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। 8 अक्टूबर 1936 में इनका निधन हो गया। अब हम देखेंगे कि पाठ का उद्देश्य क्या है। प्रस्तुत कहानी हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार श्री मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। कहानी का मुख्य उद्देश्य भाव, ग्रामीण जीवन की कठिनाई और किसान के संघर्ष को उजागर करता है। कहाँ एक गरीब किसान हल्कू की जीवन शैली और उसके खेत की रखवाली का विवरण करती है। तो अब हम देखेंगे पाठ को। हल्कू ने आकर अपनी पत्नी से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं किसी तरह, गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। पीछे फिर कर बोली, 3 रुपए ही तो हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा, मागू पूष की रात हार में कैसे कटेगी, उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू पर क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूष सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात तो वह किसी तरह नहीं जा सकता, मगर सहना मानेगा नहीं। गुड़किया जमावेगा, गालियां देगा, भला में जोड़ो में मरेंगे, भला तो सिर पर टल जाएगी। ये सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम ढील लिए हुए जो उसके नाम से झूठ सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुश मत करके बोला, ला दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तैरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो तो, कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात में दे देगा, कंबल न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने को ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर के काम करो, उपज तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जीवन हुआ है, पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसे खेती से बाज आए मैं रुपए न दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़ कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई बोहें ढीली पड़ गई और हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से 2 से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो, अब की से खेती मजदूरी में सुख से 1 रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती और मजदूरी उसके करके लाओ और वह उसी की जोक दो, उस पर धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हूँ। उसने मजदूरी से एक पैसा काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे, वह आज निकले जा रहे थे। एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार में दबा जा रहा था। पूष की अंधेरी रात, आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते हैं। हल्कू अपने खेत के
किनारे ईख के पत्तों की तरह एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाठे की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसकी सगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी में कुकू कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद न आती। हल्कू के घुटनों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्या जबरा जाड़ा लगता है? कहा था न घर में पुआल पर लेट रहे तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ, ठंड में क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने तो नहीं रहा हूँ। दौड़ते दौड़ते आगे आगे चले आए। अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कुकू को शीघ्र बनता हुआ एक बार जमहाई लेकर चुप हो गया। इसकी सवान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कुकू से नींद नहीं आ रही। हल्कू ने हाथ हिलाकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना, मेरे हाथ नहीं तो ठंडे हो जाएंगे। यह पछुआ ने जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका। ये खेती का मजा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े जिसके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी, मजबूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा? जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन बदल जाता है। जबरा ने उससे मुँह की ओर प्रेम से झलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी से घुसकर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। जबरा ने अपने पिंजरे उसकी घुटनियों पर रख दिए और मुंह के पास अपना मुंह ले लिया। हल्कू उसकी सांस गरम ली। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो, सो जाऊंगा। पर एक भी क्षण उसने हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेता, कभी उस करवट पर। जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और सिर पर थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुआ लिया। जब किसी तरह न रहा, कुत्ते की देह से जाने कैसे दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपकाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद यह समझ गया था कि स्वर्ग यही है। हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते की प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिनव मित्र को, भाई को वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता, वह अपनी दीनता और आहत न होता जिसने आज उसे इस परिस्थिति में पहुंचा दिया। नहीं, इसे अनोखी मैत्री जैसे उनकी आत्मा से सब द्वार खोल दिए थे और उसको एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता से उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झटपट उठा और छपरी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार पुचकार कर बुलाया और वह उसके
पास न आया। हार कर चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उसे उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात की शीत को हवा को धकधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों की छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता है कि सारा रक्त जम गया और धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। तभी कितनी रात बाकी। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं बचे हैं। ऊपर आ जाएंगे तभी कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत में कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गया था। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और जलाकर खूब तापूं। रात को कोई उसे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा हो। मगर अब तो बैठा नहीं रहा जाता। उसने पास में अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और झाड़ू बनाकर हाथ से सुलगता हुआ पुआ लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरा, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर टाठे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो बहुत रात है। जबरा ने कू करके सहमति प्रकट की और आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधियारा छाया हुआ था। अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला और वृक्षों की ओस की बूंद टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई है जबरा, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई। उसे चबा रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। थोड़ी देर में पत्तियों का ढेर लग गया और हाथ ठिठुरे जाते थे। नंगे पांव गले जाते थे और पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसी लो ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू कर भागने लगी। उसी अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए। अंधकार की इस अनंत सागर में यह प्रकाश का एक झोंके के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए मानो ठंडी को लहला कर रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर, ठंडी सी असीम शक्ति का विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्या जबर अब ठंडी नहीं लग रही है? जबरा ने कू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। पहले से यह उपाय न सूझा नहीं तो इतनी ठंडी क्यों खाते? जबरा ने पूंछ हिलाई। अच्छा, आ जाओ, इस अलाव को कूद कर पार करें, देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गया बच्चा तो मैं दवा न करूँगा। जबरा ने उसे अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल कहने देगा, नहीं तो लड़ाई करेगी, यह कहता हुआ
वह उछला और उस अलाव को ऊपर से साफ निकल गया। पैरों से जरा लपट लगी पर वह कोई बात न थी। जबरा आग के इर्द गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, उसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी जो हवा के झोंका आ जाने पर जग उठती थी, एक क्षण भर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गरम राख में के पास बैठा हुआ था। एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी और ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती उसे आलस्य दबाए लेता था। जबरा जोर से भौंककर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आ गया है। शायद नीलगाय का झुंड था। उसके कूदने दौड़ने की आवाज़ साफ उसके कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि नीलगाय खेत में चर रही है। उसके चबाने की आवाज़ चर-चर सुनाई देने लगी। उसके दिल ने कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले। मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत में चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने आप को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असह्य जान पड़ा। वह अपनी जगह से न हिला। उसने जोर से आवाज़ लगाई, हिलो हिलो हिलो। जबरा फिर भी भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर कष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला। एकाएक हवा का ऐसा ठंड चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह बुझते हुए अलगाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़ डालता था। नीलगाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गरम राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सी की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गरम जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी कि क्या आज सोते ही रहोगे तुम? यहाँ आकर रम गए और उधर सब कुछ चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तुम खेत से होकर आ रही हैं? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मीडिया डालने से क्या फ़ायदा हुआ? हल्कू के बहाना किया कि मरते मरते बचा तुम। मुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत में डाढ़ पर आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा है। जबरा मीडिया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी ने मुख पर उदासी छाई हुई थी। हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजदूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, ई रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। आज हमने 16वां चैप्टर पढ़ लिया 7th क्लास का और कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।